नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की और। खबर राजनाथ गांव से है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम टूरीपार क्षेत्र के रोड समस्या को लेकर पीडब्ल्यूडी ऑफिस का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि टूरीपार से कलेवा 3 किलोमीटर और टूरीपार से ठलकेडी 5 किलोमीटर रोड एकदम खराब है। टूरीपार ग्रामीण 10 साल से रोड के सुधार की मांग कर रहे हैं। खराब रोड को लेकर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द रोड ठीक कराया जाए। जी, आप लोग पीडब्ल्यूडी ऑफिस आए हैं, क्या? हमारा मांग है कि सड़क बने। सड़क जर्जर हो गया है, चलने लायक नहीं है, आदमी गिर रहे हैं, किसी के हाथ पैर टूट रहा है। शासन से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन जैसी की वैसी है। कहाँ की सड़क की बात कर रहे हैं आप? टूरीपार से कलेवा और टूरीपार से ठेलकड़ी। कितने किलोमीटर की सड़क है और कितनी व्यवस्था भी खराब है? बहुत ज्यादा खराब है, व्यवस्था जर्जर है। टूरीपार से कलेवा 3 किलोमीटर और टूरीपार से ठेलकड़ी 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अभी आए हो, का पुलिस अधिकारी बन जाएगा करके बोले। वो तो हर बार बोलता है वैसे। एक बार का कर दो, एक बार का करबो, अब चक्का जाम करबो अब नहीं सुनी चक्का जाम करबो अब। कब से आ रहे सड़क की मांग को लेकर? हम लोग 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से तो लगातार आ रहे हैं। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बाघेल ने अपनी पूरी सरकार को कोयला, शराब, पीएससी, डीएमएफ, महादेव सट्टा ऐप समेत अनेक घोटालों में झोंक दिया और उनमें अनेक नेता, अधिकारी, दलाल जेल में बंद हैं। बघेल और उनकी सरकार ने कभी बस्तर के आदिवासियों की फिक्र तक नहीं की। आज रेड्डी की उम्मीदवार बनाने वाली कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भाषा की मर्यादा तक भूल बैठे हैं। सच जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है, और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है माननीय अमित शाह जी के लिए, ये घोर निंदनीय है। और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक आईएएस अफसर जेल में रहे, महादेव सट्टा में छत्तीसगढ़ के तरुणाई को लत लगाने का काम किया, आदत बिगाड़ने का काम जिन्होंने किया और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है 518 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में, और जिनके डीएमएफ घोटाले में, और मैं नाम नहीं लेता, अनिल टुडेजा से लेकर के कितने लोग, पीएससी भर्ती घोटाले में भाई, भतीजा, परिवार जो उसके प्रमुख थे, टावन सिंह सोनवानी, यानी पूरी उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जो लिप्त रही और जो कभी बस्तर के आदिवासियों का जो ध्यान नहीं दिए, आज ऐसे व्यक्ति को जो माओवाद विचार से प्रेरित रहे हैं, जिनका निर्णय जब वे डिसीजन दिए सलवा जुडूम के ऊपर, तो पैराग्राफ 74 में जो उनका निर्णय है, ये बस्तर के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, और मैं तो ये कहूंगा कि यहां के कांग्रेस के विरोध में रहा है। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और जितने बड़े बड़े लीडर जो वहां मृत्यु को प्राप्त हुए, मारे गए, यदि सलवा जुडूम, जिसके समर्थक थे कर्मा जी, यदि सलवा जुडूम ये संस्था चलती
जो पुलिस की सहयोगी के रूप में थी, तो बहुत जल्दी नक्सलवाद समाप्त करने में सहायता मिलती। जिसको नक्सलवा जुर्म खत्म हो जाए, यह निर्णय उन्होंने दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहां की सरकार की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्था के लिए ये जो कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी का रूप है। इस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया, क्रांतिकारी। यानी ये किस विचारधारा के हैं? बी सुदर्शन रेड्डी, जिसको कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश में ये नंबर 2 में आते हैं। ये जो पद है, ऐसे पद पर ऐसे व्यक्ति का होना, उसके लिए उम्मीदवार बनाना, ये देश के लिए चिंता का विषय है। जिला प्रशासन की तरफ से फ्लाईओवर के नीचे बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पहले ब्रिज के नीचे व्यवसायिक दुकानदार अपना रोजगार चला रहे थे और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन फ्लाईओवर के नीचे जितने भी व्यवसायिक दुकानदार थे, निगम ने उन सबको अतिक्रमण के नाम पर हटा दिया। तो वहीं उसी जगह बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ व्यवसायिकों को उनके रोजगार से छीना जा रहा है और दूसरी तरफ बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा रहा है, जहां खिलाड़ी खेलेंगे और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जिसके चलते कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द ये सब नहीं रोका गया तो कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी। लगे हैं अतिक्रमण के तहत अभी संवेदनशील मामला कि फ्लाईओवर के नीचे में जिस प्रकार से वहां पर रहने वाले छोटे व्यवसायियों, खोमचे वाले, ठेले वाले, चाट वालों, गाड़ी मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाले और वाहन पार्किंग करने वाले सभी को प्रशासन द्वारा हटाया गया और व्यवस्थापन दे की बात कही। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने दम से हटाया है और उसके बाद वहां पर बैडमिंटन कोर्ट और अन्य निर्माण खेल के जो है वहां पर ये शुरू करने की बात कही है। ये आश्चर्यजनक विषय है कि छोटे फुटकर व्यवसायियों के रोजगार को खत्म करना, उनको हटाना, उनको बेन आने वाले त्योहार के समय 1.5 माह हो रहे हैं, आज उनकी रोजी रोटी को खत्म कर देना और खुद वहां पर अतिक्रमण करना। ये राष्ट्रीय राजमार्ग में नियम है कि आप किसी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते जब तक आप उन परमिशन ना मिले उनकी। तो ना तो आपने राष्ट्रीय राजमार्ग से परमिशन ली, न ही आपने भूमि अधिग्रहण की और न ही आपने इसका किसी को जानकारी दी कि यहाँ पर कोई निर्माण होना है। और यहाँ पर जिस प्रकार से स्टेडियम है, स्टेडियम में आप देखें कि वहां पर स्टेट बैंक को लाया गया है। ठीक है, स्टेट बैंक जो है शहर के बीचों बीच में थी, वहां पर यातायात का दबाव ज्यादा था, किंतु जो स्टेडियम बनाया जाता है वो खिलाड़ियों के लिए बनाया जाता है। तो वहां पर व्यवस्था आपके पास अभी खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं है बोल के आप यहाँ फ्लाईओवर के नीचे बना रहे हो, तो ये कौन सी बात हुई कि खिलाड़ियों को खेल के मैदान में खेलना चाहिए, स्टेडियम में खेलना चाहिए, तो वो फ्लाईओवर के नीचे आप वहां पर भेज रहे हो और वहां पर व्यवसायीकरण के नाम से बैंक को ला के आप पैसा कमा रहे हो। तो आप खिलाड़ियों में की प्रतिभाएं जो पैदा करना है उसको छोड़ के आपने दिग्विजय स्टेडियम में व्यवसायीकरण का काम शुरू कर दिया है, जो कि गलत है। आगामी गणेश चतुर्थी पर्व और विसर्जन झांकी को लेकर जिले में प्रशासन स्तर पर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसके चलते जिले के डोंगरगढ़ शहर में भी स्थानीय प्रशासन ने रेस्ट हाउस में गणेश समितियों की बैठक आहूत की, जहां आगामी गणेश पर्व और विसर्जन झांकी को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पर चर्चा की गई। साथ ही विसर्जन झांकी के दौरान झांकियों में टोकन सिस्टम लागू करने का सुझाव एसडीओपी आशीष कुजाम की ओर से रखा गया, जिस पर सभी समितियों ने अपनी सहमति जताई।
बेसिकली अभी ये 7 तारीख को जो झांकी निकलने वाली है, तो एसडीओपी साहब, मैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के जितने भी अधिकारी हैं, हम सब बैठे हैं। तो इसमें यही चीज़ डिस्कशन किया गया है कि बेसिकली जो भी रूट मैप है, किस जगह से मतलब झांकियाँ निकलेंगे और उस जगह में जो भी व्यवस्था है, मतलब जो भी गड्ढे हैं, तो उनका भी हमने बात कर लिया कि मतलब वो चीज़ें मतलब ठीक ठाक किया जाए। और इस बार टोकन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ है। जैसे एसडीओपी साहब ने बताया कि मतलब जो भी मतलब टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के हिसाब से नंबरिंग दिया जाएगा, उस नंबरिंग के हिसाब से मतलब झांकियाँ मतलब मूव होंगे। इससे हमें ये हेल्प मिलेगा कि मतलब एक ऑर्डरली फैशन में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि मतलब डीजे के ऊपर जो भी हाईकोर्ट ने प्रतिबंधन लगाया है, जो साउंड लिमिट्स है, उसी के अंतर्गत मतलब चीज़ें होंगी। और हम ये जो ट्रेडिशनल हमारे डोल रहेंगे, तो उसको भी यूज़ करने के लिए हमने बोला है। तो उन्होंने भी कोऑपरेट करने के लिए हमें मतलब बोला है कि कोऑपरेट करेंगे। इसके अलावा बाकी की चीज़ें जो भी प्रशासन से उनको मतलब हेल्प चाहिए वो हम कर देंगे। जैसे हमने ऑलरेडी हॉस्पिटल्स जैसे सीएससी है, और उनको भी हमने बता दिया कि स्टैंड बाय में रखेंगे। अगर कोई भी मतलब ऐसे इश्यूज होंगे तो वो एड्रेस करेंगे। डूंगरगढ़ में जो गणेश उत्सव मनाया जाना है और साथ में डूंगरगढ़ में एक वृहद झांकी भी निकलती है, उसी को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी झांकी समितियों से उनके कैसे झांकी महोत्सव को अच्छे से बेहतर बनाया सकते हैं उस संबंध में सुझाव वगैरह भी लिए। और उसी दृष्टिकोण से पुलिस भी व्यवस्था लगाएगी और जितने भी शांति तरीके से ये त्योहार का लोग एंजॉय कर सके, उस कारण से पुलिस भी चौक चौबंद व्यवस्था लगाएगी। विशेष क्या रहने वाला है? अभी हम लोगों ने झांकी जितने की समिति है उसे एक प्रपोजल दिया है कि जितना भी झांकी है वो टोकन सिस्टम से लेकर के मतलब टोकन के हिसाब से अपनी झांकी निकाले, ताकि सब व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से सभी अपनी झांकी जो निर्णायक मंडल है उनको दिखाया। राजनांदगांव एक शांत और सुंदर शहर है। यहाँ परंपरागत त्योहार भी मनाए जाते हैं, साथ ही परंपरागत खेल भी खेले जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन राजनांदगांव के विभिन्न स्थानों में गणेश बैठेंगे। गणेश बैठने के लिए और झांकी के लिए लोग जमकर सहयोग करते हैं। श्री सेवा समिति के वीरेंद्र चौहान ने बताया कि इस बार राजनांदगांव में सहदेव नगर स्थित श्री सेवा समिति अमेरिका की तर्ज पर डिज्नीलैंड का निर्माण कर रही है। एक तरफ बच्चे गणेश जी के दर्शन करेंगे, तो दूसरी तरफ सभी वर्ग के लोग डिज्नीलैंड का भी आनंद लेंगे। वहीं पिछले 42 वर्षों से श्री सेवा समिति गणेश और झांकी का निर्माण कर रही है। हमारे यहाँ उमंग गणेश समिति द्वारा लगभग 2700 वर्ष है लगातार। इसमें मूर्ति हमारा भव्य है। प्रति वर्ष अनुसार हर साल हम लोग रखते थे स्थल सजावट, इस बार नहीं रख रहे, लेकिन हमारा विसर्जन झांकी है। विसर्जन झांकी का थीम है खाटू श्याम और लठमार होली का प्रस्तुति उसमें दिखाया जाएगा। पहले रवि में अंतर हुई नहीं, लेकिन हम लोग ये कार्य ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें समिति के द्वारा। और हमारा समिति ऐसा है कि समिति पूरे कार्यकर्ता मिलजुल के काम करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। सनातन संस्कृति में गणेशोत्सव का एक विशेष महत्व है। गणेशोत्सव सभी को एक साथ जोड़ने का पर्व है, जिसमें हर धर्म संप्रदाय के लोग मिलकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और हर्षोल्लास उमंग के साथ यह सभ्यता को हमेशा मनाते आ रहे हैं। बाल रत्न मंच गणेशोत्सव सेवा समिति रामाधीन मार्ग द्वारा इस वर्ष सांस्कृतिक रूप से गणेश जी की भव्य आकर्षक 16 फीट ऊंचाई की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। मेरी संस्कृति मेरा आधार को सिरोधार्य करते हुए गणेश प्रतिमा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद के विभिन्न आयोजन 11 दिवसीय इस पंडाल परिसर में किए जाएंगे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है।
खबर बीजापुर से है, जहां थाना भोपालपट्टनम में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बीते दिनों अज्ञात चोरों द्वारा 1 नग सोने की चैन और 45,000 नग की चोरी की गई। रिपोर्ट पर थाना भोपालपट्टनम में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। प्रकरण में थाना भोपालपट्टनम पुलिस द्वारा तीव्र कार्रवाई करते हुए आरोपी दिलीप मेट्टा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई। सोने की चैन कीमती 1.5 लाख रुपए एवं नगद 45,000 रुपए चोरी होने की रिपोर्ट थाना भोपालपट्टनम में दिनांक 22 अगस्त को दर्ज करवाई गई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना भोपालपट्टनम पुलिस की टीम द्वारा शंड्रापारा से आरोपी दिलीप मेट्टा को प्रकरण में हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और साथ ही उसकी निशानदेही पे सोने की चैन और नगद रकम में से 5,900 रुपये बरामद किया गया है और इसी प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करके उसको न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने दुर्ग से विधायक गजेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बनाया, जिस पर दुर्ग बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर बीजेपी नेताओं की तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया गया और कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव का अभिवादन किया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में जिला बीजेपी अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने प्रतीक चिन्ह भेजकर कैबिनेट मंत्री का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि ये सम्मान मेरा नहीं, आपकी भावना का है। जब मुझे विधायक की टिकट मिली थी तो कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से विधायक बना। किसी ने सोचा नहीं था कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता 48,690 वोटों से जीतकर विधायक बनेगा, जिसे छत्तीसगढ़ की साय सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और सीएम विष्णुदेव साय का आभार जताया। स्वाभाविक रूप से जिस शहर का विधायक रहता है, वहां अगर उस विधायक को शासन के द्वारा कोई बड़ा जिम्मेदारी अगर कोई शासन देता है तो उस क्षेत्र की जनता में हर्ष होता है कि जिनके आशीर्वाद दिया उसको शासन अपने प्रतिनिधित्व दे रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 10-12 साल के बाद, बहुत लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को कैबिनेट मंत्री दुर्ग को मिला। तो स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा अच्छा उत्साह है, जोश है, उमंग है और बहुत सारी अपेक्षाएं भी है। तो हम क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत अच्छा निर्णय करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इस नवीन दायित्व में जनता की बहुत अपेक्षा रहेगी और माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन में माननीय मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे और कार्यकर्ताओं के मनोभाव को समझते बहुत अच्छा काम करने का घटनाएं सामने आई थी कि बाग उम्र में एक छोटे बच्चे के साथ 3 साल के बच्चे राधे राधे बोलने पर उसके साथ मारपीट हुई थी और कल जेआरडी स्कूल में एक मामला आया जिसमें हिंदू जो बच्चा है उसका चोटी काटने की बात हुई थी, कलावा काटने की बात हो रही है। इस पर लगातार उसको प्रताड़ित कर रही है। ऐसे लगातार सामने आ रही है। की बात है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अभी जो आपने जेआरडी के बारे में बोला तो उसको मैं संज्ञान में लेके कार्रवाई कर रहा हूँ। रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीसी में कई अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। वास्तव में सच जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग भूपेश बघेल ने किया है
माननीय अमित शाह जी के लिए ये घोर निंदनीय है। और इसलिए भी कि जो व्यक्ति अपनी पूरी सरकार को कोल स्कैम में, कोल घोटाले में जो झोंक दिया, जिसके अनेक आईएएस अफसर जेल में रहे, महादेव सत्ता में छत्तीसगढ़ के तरुणाई को लत लगाने का काम किया, आदत बिगाड़ने का काम इन्होंने किया, और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज है 518 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप में, और जिनके डीएमएफ घोटाले में, और मैं नाम नहीं लेता, अनिल टुडेजा से लेकर के कितने लोग, पीएससी भर्ती घोटाले में भाई, भतीजा, परिवार जो उसके प्रमुख थे, श्यामल सिंह सोनवानी, यानी पूरी उनकी सरकार भ्रष्टाचार में जो लिप्त रही और जो कभी बस्तर के आदिवासियों का जो ध्यान नहीं दिए, आज ऐसे व्यक्ति को जो माओवाद विचार से प्रेरित रहे हैं, जिनका निर्णय जब वे डिसीजन दिए सर्वा जुडूम के ऊपर, तो पैराग्राफ 74 में जो उनका निर्णय है, ये बस्तर के विरोध में, आदिवासियों के विरोध में, और मैं तो ये कहूंगा कि यहां के कांग्रेस के विरोध में रहा है। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और जितने बड़े बड़े लीडर जो वहां मृत्यु को प्राप्त हुए, मारे गए, यदि सर्वर जुडूम, जिसके समर्थक थे कर्मा जी, यदि सर्वर जुडूम ये संस्था चलती जो पुलिस के सहयोगी के रूप में थी, तो बहुत जल्दी नक्सलवाद समाप्त करने में सहायता मिलती। जिसको सर्वर जुडूम खत्म हो जाए, ये निर्णय उन्होंने दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ की सरकार की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्था के लिए ये जो कर रहे हैं, ये क्रांतिकारी का रूप है। इस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया, क्रांतिकारी, यानी ये किस विचारधारा के हैं। बी सुदर्शन रेड्डी, जिसको कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश में ये नंबर 2 में आते हैं। ये जो पद है, ऐसे पद पर ऐसे व्यक्ति का होना, उसके लिए उम्मीदवार बनाना, ये देश के लिए चिंता का विषय है। मैं आज इन्हीं सब बातों को आपके पास रखने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। माननीय शाह जी के ऊपर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, अरे जिस छलनी में 56 छेद हो, सूपा हासे तो हासे, छलनी नहीं हंसना चाहिए। तो इस प्रकार से, और मैं तो और एक कदम कहूंगा आगे बढ़कर के, इनके पिताजी भी बहुत बड़बोले थे। सनातन के विरोध में, माता भगवती सीता के विरोध में, हनुमान जी और रामचंद्र जी के विरोध में, ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो, ये पुस्तक लिखने का काम उन्होंने किया। अनेक प्रकार से जो इनका स्वभाव रहा है, जैसे जैसे घर द्वार वैसे वैसे लड़का, और जैसे जैसे दाई दादा वैसे वैसे लड़का। तो जैसा पुत्र वैसा बाप, और उसका भी पुत्र। तो आप समझ रहे हैं, जो अकादत लिप्त है भ्रष्टाचार में, और जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की, बस्तर की परवाह नहीं की, आज ऐसा व्यक्ति और वेदांत, जिसकी छवि लौह पुरुष के साथ मेल खाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिसकी तुलना करते हैं, ऐसे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टिप्पणी किया है सुदर्शन रेड्डी के विपक्ष में, वो एकदम सत्य है। आज यही बातें कहने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ।
ये नवीन चौबे का एक बयान आया, वो कह रही कि 2028 में अगर कोई किसान की सरकार बना सकते हैं तो उससे तो भूपेश बघेल है। मैं पहले भी कहा हूँ, एक किसानों के नाम से, छत्तीसगढ़िया के नाम से, ये गांव के नाम से ये केवल धोखा देने का काम किए और हमारे छत्तीसगढ़ के खजाना में जो धन जाना था उसके लूट का काम और सामूहिक लूट, जिसका धन और छत्तीसगढ़ को तो 10 जनपद वाले एटीएम ही मानते हैं। लेकिन इस तरह का बयान सामने आना, क्या वर्तमान नेतृत्व पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के नेताओं को? कैसे बोले? और इस तरह का जो बयान सामने आ रहा है तो क्या वर्तमान जो नेतृत्व है कांग्रेस का उस पर भरोसा नहीं है, भूपेश बघेल पर भरोसा जता रहे हैं? ऐसा है, इसके विषय में कोई कुछ बोलने लायक नहीं है। कांग्रेस क्या बोलती है, भूपेश क्या बोलता है, जब तक कितनी गंभीरता से लेती है ये सब लोग जानते हैं। इसमें मेरा एक और कहना है कि जो सलवा जुलूम था वो वास्तव में शांति के लिए था और सलवा जुलूम भाषा ये गोंडी भाषा है। इसमें सब प्रकार से सोच समझ करके ये तैयार किया गया था, जिसे ध्वस्त करने का काम यदि किसी ने किया स्वयं तो उसको ये वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति के और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उसको सर ये भूपेश बघेल बोल रहे हैं, कड़ी बात बोल रहे हैं। मैं उसके विषय में ही कहा, हो सकता है। सर मैं उसी में आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा था इस पर बीजेपी जो है अब तक केवल बयानबाजी कर रही है, ना तो कोई खाने में जा रही है, ना तो कोई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।